हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एमएसडी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग संविधान दिवस और संविधान क्या है उसकी प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोग पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि संविधान दिवस पिछले महीने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया था। हालांकि इस वीडियो ने उसी दिन आना था, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं हो पाया। देखिए, जो संविधान दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष भी मनाया गया, जो कि संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ थी। लेकिन ये जो संविधान दिवस है ये पहले से नहीं मनाया जाता है, बल्कि इसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई है? 2015 से। तो पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिए। अगर आप लोगों से कभी पूछता है कि संविधान दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ, तो आप लोगों का उत्तर होगा 2015। और ये किस क्रम की या कौन सी वर्षगांठ थी? तो 75वीं वर्षगांठ। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को 1949 को क्या हुआ था? हमारा संविधान का निर्माण हुआ। यह संविधान बनकर तैयार हुआ। निर्माण नहीं बल्कि बनकर तैयार हुआ। और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। तो तब से तो नहीं मनाते हैं, इसकी शुरुआत 2015 से हुई। और इस वर्ष की जो थीम है वो है मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान। इसको आप लोग याद रखें, यह आप लोगों के पेपर में पूछे जाने की संभावना है। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप लोगों को संविधान के बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। देखो, इस बार की महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आजादी के 75वें वर्षगांठ को पूरे वर्ष भर भारत में अमृतकाल के रूप में मनाया गया था, उसी प्रकार से संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ को भी इस पूरे वर्ष मतलब 2025 तक पूरे वर्ष मनाया जाएगा इसकी वर्षगांठ को। और इस बारे में इस वर्ष की महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में जो संविधान दिवस के दिन प्रोग्राम रखा गया था, उस कार्यक्रम में हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया ने इस अवसर पर संविधान का अनुवाद संस्कृत और मैथिली भाषा में करवाया गया, या उसकी जो संविधान की प्रतियों का अनुवाद संस्कृत और मैथिली भाषा में हुआ, जिसका अनावरण राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया गया। तो अब आप लोगों को संविधान इन 2 भाषाओं में भी पढ़ने को मिलेगा। अगला पॉइंट कि 74वीं वर्षगांठ 4 स्तंभों पर आधारित थी। 4 स्तंभ कौन? ये जो 75वीं वर्षगांठ है ये 4 स्तंभों पर आधारित थी, और वो 4 स्तंभ हैं। पहला, संविधान की प्रस्तावना। एक जागरूक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो व्यक्ति पूरे संविधान को नहीं पढ़ पाता है या उसको उतना समय नहीं है, और अगर आप लोगों को संविधान की एक रूपरेखा देखनी है, तो आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानकारी होनी चाहिए या पढ़ना चाहिए। अपने संविधान को जाने, संविधान कैसा बना, उसका इतिहास क्या था, उसके निर्माण के समय पे क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें, ये भी एक केंद्र बिंदु इसका है। संविधान का निर्माण, इसका इतिहास क्या था, और संविधान की महिमा का उत्सव। ये 4 वो बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर या जिन स्तंभों पर 75वीं वर्षगांठ केंद्रित थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया और हमारा संविधान विश्व का सबसे व्यापक, सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि आखिर हमारा संविधान क्या है, हमारी संविधान नागरिकों से, यहाँ की सरकार से क्या अपेक्षा करता है, यहाँ के नागरिकों को कर्तव्य अधिकार क्या है, सरकार के उद्देश्य क्या है। ये सारी चीजों की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, और उसकी रूपरेखा, संविधान की जो एक झलक है वो आप सभी को दृष्टिगत होती है, उसकी प्रस्तावना। तो आज हम लोग इसी प्रस्तावना के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना क्या होती है और हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, वो नागरिकों के बारे में क्या कहता है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि प्रस्तावना का अर्थ क्या। तो देखिए, आप ये मान के चलिए कि हमारा संविधान
एक पुस्तक है, और पुस्तक है भी, जिस प्रकार से सभी किताबों की प्रथम पृष्ठ पे उस किताब के बारे में एक भूमिका लिखी होती है, उसी प्रकार से हमारे समस्त संविधान का निचोड़ या उसका संक्षिप्त रूप उसकी प्रस्तावना है। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रस्तावना को हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान का संक्षिप्त रूप, संविधान का संक्षिप्त रूप। अगर आप लोगों से पूछता है कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं प्रस्तावना क्या है, तो ये क्या है? संक्षिप्त रूप। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रस्तावना की भूमिका, जिस प्रकार से किसी भी विषय की पुस्तक में उस किताब के बारे में उसके प्रथम पृष्ठ पर भूमिका के रूप में अंकित होता है, उसी प्रकार से प्रस्तावना भारतीय संविधान का संक्षिप्त रूप भी उसकी भूमिका में निहित है, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं। और तीसरा पॉइंट ये कि हम इसे भारतीय संविधान का एक परिचय पत्र भी कह सकते हैं, भारतीय संविधान का परिचय पत्र। और ये परिचय पत्र एक संविधान विशेषज्ञ हुए हैं, उनका नाम था N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला। अगर आप लोगों से कभी पूछे कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, यह इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा N.A. पालकीवाला। अब कहीं कहीं पर आप लोगों ने यह पढ़ा होगा कि प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोला जाता है। इसका दूसरा नाम उद्देशिका भी है, अंग्रेजी में इसको प्रीम्बल कहा जाता है। प्रीएम्बल। उद्देशिका क्यों कहते हैं, इसके पीछे का भी एक इतिहास है, उसके पीछे भी एक कारण है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 13 दिसंबर 1946 जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी, तो इस दिन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इसीलिए इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे उद्देशिका क्यों कहते हैं, तो क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ, तो आप लोगों का उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946 को। किस व्यक्ति के द्वारा यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तो आप लोगों का उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर एक चीज और इसमें याद रखो कि जब नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया, तो उसको स्वीकारा भी तो होगा, तो उसकी तिथि है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। और वही उद्देश्य प्रस्ताव जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, उसी उद्देश्य प्रस्ताव में जो शब्द लिखे गए थे, उन्हीं शब्दों को हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। आई होप आप लोगों की समझ में यह आ गया होगा। अब हम ये जानते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसमें वर्णित उन सभी शब्दों का अर्थ जो एक जागरूक नागरिक होने के नाते सभी लोगों को मालूम होने चाहिए। और ये चीजें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन हमारी जागरूकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, हमारी प्रस्तावना अगर आप लोग पढ़ोगे तो ये यहां से लेकर के यहां तक ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। यहां से जैसे कि आप लोग पा रहे होंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये बात, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी की बात कर रहा है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये आप लोगों ने
हर किताब में देखी होगी। और परसों जब संविधान दिवस था तो उस दिन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे यही प्रस्तावना थी, लेकिन आप लोगों को इस प्रस्तावना में जो शब्दों का उल्लेख हुआ है उनको आना चाहिए, और वो कई बार पेपरों में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना का जो पहला उपवाक्य है वो है हम भारत के लोग, अर्थात इसका अर्थ है कि हमारे भारतीय संविधान की समस्त शक्तियों का स्रोत जनता है। यह संविधान में वर्णित समस्त शक्तियों की स्रोत कौन है? जनता, भारत के लोग हैं। अर्थात हमारा संविधान सबसे शक्तिशाली किसको मानता है? जनता को। हम भारत के लोग, अर्थात स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। एक, भारत को कैसा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, जो प्रभुत्व संपन्न है यह अर्थ अपने आप में बड़ा व्यापकता समेटे हुए है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि भारत किसी देश के अधीन नहीं है और ना ही वो किसी देश का उपनिवेश है। जैसे 1947 से पहले हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, लेकिन संविधान लागू हो चुका है, संविधान बन करके तैयार हो चुका है, तो भारत को क्या घोषित कर रहा है? प्रभुत्व संपन्न, कि भारत अब किसी देश के अधीन नहीं है और न ही वो किसी देश का डोमिनियन है। वह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसको कहा जाता है प्रभुत्व संपन्न। अर्थात भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। वो अपने आंतरिक मामले हो, इंटरनल मैटर, भारत देश के अंदर क्या चल रहा है उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को पूछने की जरूरत है कि हम अपने देश में क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी नीतियां ला रहे हैं, कौन कौन सी पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं, हम नागरिकों के लिए क्या कर रहे हैं। ये किसी भी देश के अधीन, किसी भी देश के दबाव में वो नहीं करेगा। और बाह्य मामले हम लोग मान सकते हैं कि बाह्य मामले का मतलब है कि भारत अपनी विदेश नीति कैसे तय करेगा, इसके लिए वो डिसीजन लेने के लिए सामर्थ्यवान है, स्वतंत्र है। चाहे भारत की विदेश नीति, मतलब भारत का शत्रु कौन होगा, ये भारत किसी दूसरे देश के पूछ के डिसाइड नहीं करेगा। भारत किस देश के साथ मित्रता रखे, ये भारत का अपना मामला है। वो स्वतंत्र रूप से किसी को मित्र बना सकता है, किसी को शत्रु बना सकता है, किसी के साथ व्यापार कर सकता है, किसी के साथ व्यापार करार को तोड़ सकता है, वो स्वतंत्र है। इसीलिए बीच में एक बार न्यूज़पेपर में ये बात चल रही थी कि भारत बहुत जल्द सिंधु नदी जल समझौता को रद्द करने वाला है। सिंधु नदी जल समझौता जो सितंबर 1960 में हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में, और क्योंकि भारत संप्रभु राष्ट्र है, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, तो वो तोड़ सकता है उस संधि, उस करार को तोड़ सकता है। तो इसका मतलब ये है प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये। समाजवादी, देखिए ये शब्द भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी व्यापक है। समाजवादी जो शब्द है ये आता है समाजवाद से, और जो समाजवाद है, समाजवाद एक विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा जिसमें समानता के सारे डायमेंशन दिखते हैं आपको। समाजवाद कहता है कि सरकार कोई भी पॉलिसी बनाए तो शोषित और वंचित वर्गों को मद्देनजर रखते हुए बनाए। सरकार कोई भी निर्णय ले तो समाज के अंतिम व्यक्ति को देख करके ले। इसीलिए आप लोग देखते होंगे भारत में, भारत सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है, कोई भी योजना जब बनाती है, तो किसी पूंजीपति वर्ग को देख करके नहीं, बल्कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसको देख करके बनाती है। आप लोग खुद याद कर सकते हैं जनधन योजना। जनधन योजना में आपने देखा कि उसमें ये प्रावधान था कि समाज का या देश के अंदर कोई भी नागरिक जिसका बैंक में खाता नहीं है वो जीरो बैलेंस पर खाता खोल सकता है। या आयुष्मान योजना, ये भी समाज के कमजोर वर्ग को मद्देनजर रखते हुए लॉन्च की गई। ये ऐसे कई इंश्योरेंस योजना हो या जन कल्याणकारी योजना हो, सरकार हमेशा योजनाएं बनाती है समाज के अंतिम व्यक्ति को देख करके, न कि अंबानी और अडानी को देख करके या न किसी पूंजीपति को मद्देनजर रख करके। केंद्र में हमेशा कौन रहता है? समाज का अंतिम व्यक्ति, कि उसकी बेसिक नीड क्या है, यह आपको समझना चाहिए। लेकिन समाजवाद भी कई प्रकार का होता है। समाजवाद प्रगतिशील समाजवाद, सुधारवादी समाजवाद, अराजकतावादी समाजवाद,
ईसाई समाजवाद, यूरोपियन समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद। जब आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उसमें समाजवाद के कई प्रकार के वर्गीकरण हैं, लेकिन उन वर्गीकरणों में से भारत का जो समाज है वो भारत को घोषित करता है एक लोकतांत्रिक समाजवाद। कैसा समाजवाद है भारत में? लोकतांत्रिक समाजवाद। कैसा? लोकतांत्रिक समाजवाद, जो एकदम से विपरीत है साम्यवाद समाज के। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट में क्या क्या विशेषता है इसकी? तो लोकतांत्रिक समाजवाद की एक विशेषता यह है, उसके लिए आपको थोड़ा सा साम्यवाद समाजवाद समझना पड़ेगा। साम्यवाद समाजवाद जैसे चीन में है, वहां पर आर्थिक संसाधनों पर उत्पादन या वितरण, उन पर सभी पर सरकार का नियंत्रण रहता है, सरकारी नियंत्रण होते हैं। वहां पर सरकार डील करती है, हर चीज को सरकार डील कर रही है। वहां पर प्राइवेट सेक्टर कम और सार्वजनिक सेक्टर ज्यादा है, हर चीज पर सरकार का नियंत्रण। लेकिन भारत का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचारधारा से प्रेरित है, जो कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को जन्म दे रहा है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? इसमें क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपका सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के काम करते हैं। आप देखते होंगे ना, भारत में कुछ चीजें सरकार देख रही हैं और कहीं कहीं पर प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। तो अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र आप लोग इसको पब्लिक सेक्टर भी कह सकते हैं, और निजी क्षेत्र जिसको कि हम लोग कह सकते हैं क्या? प्राइवेट सेक्टर। ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। लेकिन जहां पर वरीयता देने वाली की बात हो तो वरीयता हमेशा किसको दिया जाता है? सार्वजनिक सेक्टर को। यह महत्वपूर्ण बात है हमारे लोकतांत्रिक समाजवाद की। लोकतांत्रिक समाजवाद किसकी विचारधारा से प्रेरित है? ये कई बार प्रश्न पूछता है, आपका उत्तर होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या विशेषता है उसकी? मिश्रित अर्थव्यवस्था को बल देता है, जिसमें सार्वजनिक निजी सेक्टर काम करते हैं मिलके, और सार्वजनिक सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाती है अंततः। दूसरा हमारा जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो कहता है कि आय मतलब इनकम और व्यक्ति का जो जीवन स्तर है, आय और जीवन स्तर, इनकम और जो लाइफ स्टेटस है, जो जीवन स्तर है, जीवन स्तर की असमानता को कम करना। आय और जीवन स्तर को के असमानता को कम करना। अर्थात भारत में एक विशेषता है लोकतांत्रिक समाजवाद की कि भारत सरकार आर्थिक संसाधनों का इस प्रकार से मैनेज करें, उनको इस प्रकार से नियोजित करें कि इनकम का जो केंद्रीकरण है वो किसी चुनिंदा लोगों तक न हो, केंद्रीकरण न हो, और गरीबी और अमीरी के बीच में ज्यादा फासला न हो। आर्थिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से करें कि गरीबी और अमीरी के बीच में ज्यादा फासला न हो। आय का केंद्रीकरण ज्यादा न हो, ऐसा न हो कि देश के कुछ चुनिंदा लोग ही अमीर होते जा रहे हैं और बाकी सारा देश गरीब होता जा रहा है, ऐसा नहीं। बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद कहता है कि गरीबी और अमीरी के बीच में जो फासला है वो कम होना चाहिए। जीवन स्तर के बीच में असमानता, वही गरीबी और अमीरी के बीच में ज्यादा असमानता ना हो, इस प्रकार से सरकार मैनेज करे। और सत्ता और हमेशा जो संसाधनों का केंद्रीकरण है वो किसी विशेष वर्ग तक ना हो बल्कि सब तक हो, ये कहता है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में ये आ गया होगा कि समाजवाद का अर्थ क्या हुआ, जिसमें सरकार कोई भी जब पॉलिसी बनाती है तो सरकार समाज के अंतिम तबके को मद्देनजर रख करके बनाती है, या कोई भी जब निर्णय लेती है तो समाज का जो वंचित वर्ग है उसको देख करके लेती है। पंथ निरपेक्ष, देखिए इसमें कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पंथ निरपेक्ष, भारत पंथ निरपेक्ष है या धर्म निरपेक्ष है। आप लोगों का उत्तर क्या होना चाहिए?
एक तो ये धर्मनिरपेक्ष और एक है पंथ निरपेक्ष। पंथ और धर्म में बड़ा बेसिक अंतर है। धर्म वो, संविधान में धर्म वो नहीं है जिसको हम धर्म कहते हैं, संविधान में उसको पंथ कहा गया है। हमारा जो देश है पंथ निरपेक्ष का, पहले तो इसको समझिए। धर्म का मतलब होता है अच्छे कार्य। मनुस्मृति में कहा गया है, धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धीरति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम मा क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, जबकि हमारा जो संविधान है वो भारत को घोषित करता है क्या? पंथ निरपेक्ष। अर्थात भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, उसके लिए सभी धर्म समान होंगे और वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा। समझ में आई बात? मतलब सरकार कोई भी भारत का राष्ट्रीय धर्म नहीं है, और अगर भारत सरकार किसी एक धर्म के लिए कोई कार्य करती है, उसको प्रोत्साहित करती है, तो उसको अन्य धर्मों को भी मद्देनजर देखना पड़ेगा, उनके लिए भी वही कार्य करना पड़ेगा, उनको भी फिर प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो हमारा जो देश है वो क्या है? पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं। कई बार ये ऑप्शन आता है तो हमारा देश सेक्युलर है, इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। अच्छा, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, इस शब्द का अर्थ आप सभी लोग जानते होंगे। जो लोकतंत्रात्मक शब्द है ये लोकतंत्र से आया है, डेमोक्रेसी से बना है डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र, लोकतंत्र जो शब्द है, इस लोकतंत्र से निकल करके जो शब्द आया है उसको बोला जाता है लोकतंत्रात्मक। और लोकतंत्र का मतलब आप सभी भली भांति जानते हैं, जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन। और लोकतंत्रात्मक वही कि भारत में एक लोकतंत्र स्थापित हो। और ये लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र आप लोगों को इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको अधिकांशतः यूरोपीय देशों में मिलेगा, जहां पर रिकॉल की व्यवस्था होती है। जनता को इतने वहां पर पावर है कि जिस व्यक्ति को चुना, जनमत संग्रह प्लेबिसाइट करके उसको वापस बुलाने का अधिकार भी जनता को है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर एक आदमी अगर प्रधान बन गया तो 5 साल तक मजाल नहीं कि उसको कोई उखाड़ सके, मतलब इतनी वो, मतलब इतना बन जाता है। लेकिन अगर यही स्थिति यूरोप जैसे देशों में हो, यूरोप के अधिकांश देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, और उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है स्विट्जरलैंड का। किसका आता है? स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में क्या व्यवस्था है कि जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना और वह प्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो जनमत संग्रह करके जनता उस व्यक्ति के विरुद्ध वोट करके, जनमत संग्रह में वोट करके उसको उस पद से हटा सकती है, पद स्थापित उस पद से हटा सकती है। तो यह है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था। जबकि भारत में क्या है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर एक बार व्यक्ति बन गया तो 5 साल के लिए निर्वाचित हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में ये चीजें आ रही हैं। तो ये एक बार प्रश्न आया अभी है, तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। स्विट्जरलैंड इसका बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन यूरोप के बहुत सारे देश हैं जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। और ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है संसदीय वाला। अच्छा, इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोलते हैं। अगर आप लोगों से पूछे कि प्रतिनिधि लोकतंत्र किसको बोला जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को, जिसमें प्रतिनिधि चुने जाते हैं और एक नियत कार्यकाल के लिए चुना जाता है। एक संसदीय लोकतंत्र होता है अप्रत्यक्ष, और एक राष्ट्रपति वाला होता है। लेकिन भारत में जो है वो संसदीय लोकतंत्र है। इसको बोला जाता है प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान रखिए। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में भी कैसा?
प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र, अर्थात इसमें जो सरकार होती है वो अपने किसी भी कार्य को जब करे तो वो जवाबदेह होती है लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व तो आप लोगों ने सुना होगा कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। उसको जवाब देना पड़ता है लोकसभा में या संसद में, पार्लियामेंट में उसको जवाब देना पड़ता है कि हमने ये कार्य किया, ऐसा किया, ये क्यों किया, क्या किया, ये सारी चीजें उसको जवाब देनी पड़ती है और रिस्पॉन्स अकाउंटेबल रहता है, इसीलिए उसको बोला जाता है संसदीय लोकतंत्र, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र। अगर पूछे कभी कि प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र किस लोकतंत्र का हिस्सा है तो आप लोगों का उत्तर होना चाहिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये थोड़ा ज्यादा डिटेल हो सकता है लेकिन कई बार इस प्रकार के प्रश्न ही आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं। तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या है देखिए। हम लोकतंत्र पे थे और लोकतंत्र के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं गणराज्य। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने जरूरी है। देखिए लोकतंत्र जिसको हमने बोला डेमोक्रेटिक, और गणराज्य जिसको हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक। 26 जनवरी आज क्या है? गणतंत्र दिवस। तो वो गणतंत्र गणराज्य को ही बोला जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो लोकतंत्र और गणतंत्र को एक समझते हैं जबकि वो गलत है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी, गणराज्य या गणतंत्र रिपब्लिक। आज क्या है? गणतंत्र दिवस, जबकि लोकतंत्र तो अलग हो गया। जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मतलब इसमें समझिए आप लोग, कई ऐसे देश होते हैं वो लोकतंत्र तो होते हैं लेकिन वो रिपब्लिक नहीं होते, वो गणतंत्र नहीं होती। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ब्रिटेन लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, और भारत लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है। समझो जरा इस चीज को। देखो भारत क्या है? गणतंत्र तो है भारत में, गणतंत्र, और गणतंत्र को इंग्लिश में कहा जाएगा रिपब्लिक। देखो कई लोकतंत्रात्मक देश हैं जहां पर जो गणतंत्र है वो राजशाही रूप ले चुका है, जहां पर गणतंत्र नहीं है। कई लोकतंत्रात्मक देश हैं जहां पर लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र है, और कुछ देश ऐसे हैं जहां पर लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र है। इस राजतंत्र का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं तो इसमें है ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या होता है? राजतंत्र में क्या होता है? वहां पर जो राज्य का प्रमुख होगा, देश का प्रमुख होगा, उसी के परिवार से, उसी का जो वंशज है वही राजा होगा, मतलब राजा का पुत्र ही राजा, राजतंत्र। ब्रिटेन में ऐसा ही है। ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, वहां पर सरकार, देश प्रधानमंत्री चला रहा है, लेकिन जो औपचारिक मुखिया है, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति है, वहां पर राजा है। इस चीज को याद रखना है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र है। वहां पर मुखिया कौन है? औपचारिक मुखिया बोलेंगे उसको। वो कौन? जो एलिजाबेथ की जो वहां पर वंशावली, महारानी विक्टोरिया के जो वहां पर वंशज हैं, वो वहां पर राष्ट्र के औपचारिक प्रमुख के तौर पे काम कर रहे हैं। हालांकि वहां पर देश वास्तव में प्रधानमंत्री ही चला रहा है, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र है, जिसमें जो देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहां कौन है? राष्ट्रपति। ये चुन के आ रहा है, निर्वाचित होकर के आ रहा है, और निर्वाचित होकर के कैसे? अप्रत्यक्ष। भारत का जो राष्ट्रपति है, हालांकि वो औपचारिक प्रमुख है, लेकिन गणतंत्र का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। आप लोगों को भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 अगर याद है तो 54 जो कि निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करता है राष्ट्रपति के लिए, और अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली होगी वो कैसे होगी। अर्थात गणतंत्र का मतलब है कि किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष
जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आए और वह एक निश्चित कार्यकाल तक अपनी सीट पर रहे, अपने पद पर रहे, तो उस देश में गणतंत्रात्मक व्यवस्था कही जाती है। जैसे कि इंडिया में हमारे देश के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं और एक निश्चित कार्यकाल अर्थात कितने वर्ष तक चुनते हैं, कितने वर्ष तक ये निर्वाचित होते हैं, 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। जबकि अगर यही बात ब्रिटेन में अगर आप लोग देखोगे तो जब तक उनके दादाजी अगर गद्दी पर हैं तो तब तक पिताजी को नंबर नहीं मिलेगा, और जब दादाजी चले गए तो पिताजी, और पिताजी नहीं तो फिर हम। वहां पर वंशवादी परंपरा है। हालांकि देश प्रधानमंत्री चला रहे हैं लेकिन औपचारिक प्रमुख अभी भी वही वंशवादी। तो ये है, इसलिए याद रखो कि वहां पर लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र है, लेकिन हमारा देश लोकतंत्र के साथ साथ एक गणतंत्र है, और गणतंत्र और लोकतंत्र एक नहीं है, ये अलग है। ये डेमोक्रेसी है और ये रिपब्लिक है। मुझे उम्मीद है थोड़ा सा टाइम हो सकता है ज्यादा हो गया हो। देखो, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हमारा जो भारतीय संविधान है, अगर कभी भी आप लोगों से पूछे कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय की बात करता है, तो 3 प्रकार की। सामाजिक, समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी नागरिकों के साथ न हो, ये सुरक्षा मुहैया करवा रहा है भारतीय संविधान। आर्थिक, आर्थिक संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार से हो कि गरीब गरीब न रहे, अमीर और ज्यादा अमीर न हो, ये सारी व्यवस्था कौन कर रहा है? ये न्याय की बात कौन कर रहा है? भारतीय संविधान। इसलिए तो कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को, अल्लादी कृष्ण अय्यर करके एक व्यक्ति हुए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे जो प्रस्तावना है वो दीर्घकालिक सपनों का विचार है। वो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो बहुत ज्यादा, वो उनकी जो सबकॉन्शियस पावर थी, जो उनकी कॉन्शियस पावर थी वो बहुत तेज थी। उन्होंने बहुत आगे तक का सोचा। उनकी जो विजडम पावर थी वो बहुत आगे तक की सोचने वाले लोग थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है ये हमारे दीर्घकाल सपनों का विचार है। मतलब भविष्य में क्या होगा वो चीजें उन लोगों ने उसी समय सोच लिया था कि हो सकता है भेदभाव को ज्यादा वो हो। तो इसीलिए आर्थिक संसाधनों का इस प्रकार से नियंत्रण हो कि गरीब गरीब और अमीर अमीर ना हो, ताकि दोनों का जो बैलेंस है वो बना रहे। राजनीतिक न्याय, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यहां पर हर मंच पर अपने विचार रखने का अधिकार है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर वो एक पात्रता रखता है तो उसको वोट देने का अधिकार है जब वो वयस्क हो जाए। तो इस प्रकार की न्याय की बात करता है कौन? भारतीय संविधान। हमारी प्रस्तावना भारत के नागरिकों को क्या क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 1, 2, 3, 4, 5। कई बार पूछता है कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसको याद रखें आप लोग। विचार, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है। वो कहीं पर भी अपने कहीं पर तो मतलब इसके लिए भी कुछ नियम, कुछ सीमाएं तय की गई है। कहीं पर भी ऐसा नहीं कहीं पे जा रहा है और फिर ज्ञान फैलने लग रहा है, ऐसा भी नहीं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है किसी खुले मंच पर। वह किसी भी आस्था में विश्वास रखता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, और उस धर्म को मानने के लिए जो भी उपासना है वो करने के लिए वो स्वतंत्र है। यह अधिकार एक नागरिकों के तौर पर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रतिष्ठा का मतलब क्या हुआ? प्रतिष्ठा का जो यहां पर अर्थ है विद डिग्निटी, गरिमापूर्ण तरीके से। प्रतिष्ठा का अर्थ है के मुंशी एक संविधान विशेषज्ञ हुए थे, संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। इसीलिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो इसको और ज्यादा समझाता, और ज्यादा व्यापक बनाता है कि प्राण और देह स्वतंत्र, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, वो भी विद डिग्निटी, प्रतिष्ठा के साथ, गौरवपूर्ण। विद डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा के साथ, गरिमा के साथ। तो प्रतिष्ठा मतलब
एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार यहाँ के नागरिकों को हमारा संविधान देता है। और अवसर की समानता, जहां पर कोई नौकरियों में अवसर की बात आती है, सरकारी तंत्र में अवसर की बात आती है, तो हमारे नागरिकों के लिए वहां पर समान अवसर की व्यवस्था की जाती है। और प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, गरिमा यही चीज आ गई, प्रतिष्ठा, गरिमा विद डिग्निटी, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण तरीके से अपना जीवन जीने का अधिकार है, उसको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का अधिकार है, उसको विचरण करने की स्वतंत्रता है। भारत वो किसी भूभाग में जाता है, आर्टिकल 19 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संचरण करने की स्वतंत्रता है, आबाद रूप से विचलन करने की स्वतंत्रता है। तो ये वही चीजें वो कर रही हैं। राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की जो एकता और अखंडता है, ये दिखती है हम लोगों को। राष्ट्र की एकता, आप लोग अगर भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो एकता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वी ऑल आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं। जब आप कहीं भी जाते हो या सिटीजनशिप के कॉलम में हम लोग सब इंडियन लिखते हैं, ये किसी मूवी का भी डायलॉग है। जो एकता है, एकता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है भाग 2 भारतीय संविधान का, जो है नागरिकता का। आप लोग देखते होंगे कि हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन उन जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम उत्तराखंडी हैं, हम बिहारी हैं, हम मद्रासी हैं, हम ऐसे हैं। हर जगह एक हमारी आइडेंटिटी है, वो है क्या? भारत का नागरिक। दोहरी नागरिकता नहीं है। जैसे अमेरिका में आप लोग जाओगे तो वहां पर राज्यों की उपनागरिकता अलग है और देश की नागरिकता अलग है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, और ये प्रदर्शित करता है हमारे देश की एकता को। दूसरी, अखंडता। आप लोग भारतीय संविधान का भाग 1 का आर्टिकल 1 पढ़ते होंगे तो उसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये जो लाइन है ना, ये जो वाक्य है, भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये प्रदर्शित कर रहा है अखंडता। कैसे? भारत राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1 में जो बात कही गई है, ये अपने आप में एक व्यापकता समेटे हुए है कि भारत ही सभी राज्यों का जन्मदाता है और किसी भी राज्यों को पुनर्गठन तो किया गया है, लेकिन किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बात बताती है कि हमारा देश क्या है? एक अखंड भारत है। एकता तो है, नागरिकता आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन एकता के साथ साथ अखंडता की बात भी हमारी प्रस्तावना में कही गई है। तो सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी कि भाईचारा। बंधुता, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये सारी चीजें जो सिस्टम है, तो ये बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस, हमने ये टॉपिक संविधान दिवस से शुरू किया था और आज बात वहीं आ गई कि बनकर ये तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी। मिति उस समय मंसीर का महीना था, सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत का मतलब होता है कि हम इसको स्वीकार करते हैं। अधिनियमित यानी कि इसको लागू करते हैं, और आत्मा अर्पित मतलब स्वयं को इसमें अर्पित करते हैं कि हम भारत के लोग इस संविधान के हिसाब से चलेंगे, कार्य करेंगे। तो अब देखो, अगर आप लोगों की समझ में ये आ गया हो, ये हमारा संविधान। अब आप लोग देखिए कि अगर जो व्यक्ति पूरे संविधान को नहीं पढ़ रहा है और उसने सिर्फ प्रस्तावना पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन गया है कि हमारा जो संविधान है वो क्या है। उसका जो एक संक्षिप्त रूप है वो ये प्रस्तावना है, और इस प्रस्तावना में ही सारी रूपरेखा दिखती है किसकी? भारतीय संविधान की। इसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे पंथ निरपेक्ष हो गया, आप लोगों का अखंडता हो गया, सामाजिक आर्थिक कहा गया, राष्ट्र की अखंडता, समाजवादी,
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो शब्द हैं ये मूल रूप से भारतीय संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया, प्रस्तावना में संशोधन किया गया। अब प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका तो बेस्ट एग्जांपल दिख रहा है कि होता है, लेकिन इस पर भी बहुत ज्यादा बहस छिड़ी थी। तो कभी हम उस टॉपिक में कभी फिर बात करेंगे, लेकिन आप लोग याद रखिए कि हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र और पहली बार संशोधन किया गया था 1976 को, 42वें क्रम का संशोधन था और उसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। और एक व्यक्ति हुए थे ठाकुरदास भार्गव, ये संविधान इतना पवित्र चीज है कि उन्होंने कहा था कि संविधान एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है, एक ऐसा आभूषण है, एक ऐसा वो प्रस्तावना एक ऐसा पवित्र चीज है जो कि संविधान की आत्मा है। और किसी भी व्यक्ति को अगर संविधान पूरे संक्षिप्त रूप से समझना है, अगर संक्षेप में समझना है, उस पूरे व्यापक को अगर संक्षिप्तता में समझना है, उसको प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। अब इसमें कुछ और शब्द हैं, जैसे आप लोगों को ये की पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया, ये चीजें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन यहां का जो भाषा है वो भाषा किस संविधान से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, ये चीजें मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया। संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, इसीलिए हमारी प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? राजनीतिक जन्म कुंडली, किसको? भविष्य फल कहा था इसको, प्रस्तावना को। संविधान प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, ये भी मुंशी जी ने कहा। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, एन.ए. पालकी वाला। ये चीजें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन ये की पॉइंट है, आप लोगों के काम आ सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। थोड़ी देर पहले मैंने ये डिस्कस किया था, ये इन्होंने कहा था, अय्यर, अल्लादी कृष्ण अय्यर। और प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी और प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा था। ये बारकर हुए थे, अर्नेस्ट बारकर। इन्होंने जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा तो संविधान सभा के जो लोग थे उनको उन्होंने कहा था कि वो बड़े बुद्धिजीवी थे। और एक इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल, 1951 में। उसमें उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्थान दिया था। किस व्यक्ति ने? अर्नेस्ट बारकर ने। अच्छा, ये चीजें मैं आप लोगों को समझा दिया हूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, और वो कब? 1976 में। कभी भी अगर पूछे कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार। किस वर्ष? 76 में। किस संशोधन के माध्यम से? तो 42वें संशोधन के माध्यम से। कितने शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में? 3, समाजवादी, 1 पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये शब्द मूल संविधान में। कई बार इस प्रकार से प्रश्न आएगा, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और पूछेगा कौन सा शब्द मूल संविधान में, मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, तो आपका उत्तर इनमें से कोई एक होगा जो ऑप्शन में होगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इसको याद रखें, जो हम वहां पर बात कर रहे थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की, ये लिया गया है कहां से? फ्रांस से। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को कहां से लिया गया है? रूस की क्रांति। ये कुछ की पॉइंट है, ये आप लोगों के लिए पेपर में काम आएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने जो आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा की, आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। अगर कहीं पर आप लोगों को लगता है कि हमें ये चीजें और ज्यादा करनी चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तब भी आप लोग प्रतिक्रिया दें, अच्छी नहीं लगी तब भी आप प्रतिक्रिया दें, ताकि हम अपनी कमियों में सुधार कर सकें। आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक होमवर्क है आप सभी लोगों के लिए। हमने संविधान दिवस पढ़ा है 26 नवंबर, तो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। HW होमवर्क पहला ये कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है। एक, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई। एक, दूसरा, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये कब मनाते हैं। ये दो क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है और अपना रिस्पांस प्रतिक्रिया देनी है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।